हेलो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हम पढ़ रहे थे और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमारे दो लेक्चर हो गए थे। उन दो लेक्चर्स में हमने क्या पढ़ा था? उनमें हमने पढ़ा था सबसे पहले ओम का नियम, फिर उसके बाद चालकत्व कंडक्टेंस, उसके बाद स्पेसिफिक कंडक्टेंस, विशिष्ट चालकता, उसके बाद मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता। इन सब चीज़ों को अपन पढ़ चुके थे। इसके बाद हमें ये देखना है कि ये जो चालकता है, जैसे चालकत्व, विशिष्ट चालकता, मोलर चालकता या फिर तुल्यांकी चालकता, इनका अपन निर्धारण कैसे कर सकते हैं, है ना। थ्योरेटिकली तो अपन ने पढ़ लिया कि जो विशिष्ट चालकता है वो है कप्पा इज इक्वल्स टू सी इंटू एल अपॉन ए, है ना। और जो चालकत्व है सी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन आर, ठीक है। और जो मोलर चालकता है वो क्या है, कप्पा इंटू 1000 अपॉन एम। इसी प्रकार जो तुल्यांकी चालकता है वो है कप्पा इंटू 1000, है ना, डिवाइडेड बाय नॉर्मलिटी, नॉर्मलता, ठीक है। ये तो इनका थ्योरेटिकल हो गया कि ये इसका फॉर्मूला ये है, विशिष्ट चालकता का ये है, मोलर चालकता का ये फॉर्मूला है और तुल्यांकी चालकता का ये फॉर्मूला है। लेकिन इनका प्रैक्टिकल डिटर्मिनेशन अपन कैसे कर सकते हैं ना, लैब में अपन कैसे फाइंड आउट करें कि इसकी तुल्यांकी चालकता क्या होगी, ठीक है। तो आज अपन वो पढ़ेंगे कि इनका जो लैब में इनका निर्धारण अपन कैसे कर सकते हैं। जैसे अपने पास कोई सॉल्यूशन है, कोई विद्युत अपघट्य है, उस विद्युत अपघट्य का अपने को उसका क्या निकालना है, उसका चालकत्व अपने को निकालना है, उसका विशिष्ट चालकता अपने को निकालनी है, उसकी तुल्यांकी चालकता अगर अपने को निकालनी है किसी विद्युत अपघट्य की, और उसके साथ अपने को इलेक्ट्रोड भी दे रखा है, तो मान लो कोई भी सेल है उसके लिए, है ना, वो कैसे अपन फाइंड आउट करेंगे, आज अपन वो पढ़ेंगे। तो तुल्यांकी चालकता, चालकता और विशिष्ट चालकता का निर्धारण अपन व्हीट स्टोन सेतु की सहायता से करते हैं ना। व्हीट स्टोन सेतु ना, ये व्हीट स्टोन जो सेतु है, देखते ही आपको याद आ गया होगा कि ये आपने क्लास 12th में फिजिक्स में आपने पढ़ा है। 12th में फिजिक्स में आपने पढ़ा है और बहुत ज्यादा सिंपल होता है, लगभग सभी को इसके बारे में पता होगा। लेकिन फिर भी हम, ये हमारे टॉपिक में आया है तो इसका थोड़ा सा अपन ब्रीफ में अपन देखेंगे कि ये क्या होता है ना। ये इस टाइप का एक ब्रिज होता है जिसमें 4 प्रतिरोध होते हैं। इसमें कितने प्रतिरोध होते हैं? इसमें 4। व्हीट स्टोन ब्रिज में 4 प्रतिरोध होते हैं और 4 में से जो है वो एक प्रतिरोध अज्ञात होता है। एक प्रतिरोध अज्ञात होता है, अननोन रेजिस्टेंस एक होता है जिसको अपने को ज्ञात करना होता है। यानी 3 जो प्रतिरोध है वो हमें ज्ञात रहेंगे और बाकी जो एक है वो अज्ञात होगा, और इस अज्ञात प्रतिरोध का मान अपने को निकालना है। तो इस अज्ञात प्रतिरोध के मान को निकालने के लिए ही हम व्हीट स्टोन जो सेतु है उसको काम में लेते हैं, ठीक है। इसका प्रिंसिपल ये है कि हमारे पास मान लो 4 प्रतिरोध है, एक तो P, Q, R और S, है ना। इस टाइप से अरेंज होते हैं और इनको एक जो वोल्टेज का सोर्स है ना, बैटरी से इनको कनेक्ट किया जाता है। और इसका जो बिंदु है, बिंदु बी और बिंदु डी, इसके बीच में एक गैल्वेनोमीटर लगा होता है, ठीक है। गैल्वेनोमीटर लगा होता है, यहां से करंट पास होगी, है ना। और इसका सेटअप अपने को इस हिसाब से करना होता है, इस प्रकार से इसको सेट करना होता है कि ये जो लाइन है ना, गैल्वेनोमीटर बिंदु बी और डी के बीच में जुड़ा हुआ है, तो गैल्वेनोमीटर में से होके जो जाने वाली धारा है आई, उसका मान क्या हो, 0 हो। ये सब अपन फिजिक्स में पढ़ते हैं, लेकिन मैं फिर भी थोड़ा सा बता रहा हूँ, है ना। रिकॉल एक बार अपन कर लेते हैं इस चीज को कि यहां से होने वाली जो धारा है वो कितनी हो, आई इज इक्वल टू 0। मतलब बिंदु बी से और डी के मध्य कोई भी विद्युत धारा अगर प्रवाहित नहीं होती है, उस कंडीशन में क्या होता है, उस कंडीशन में प्रतिरोध P और Q का जो अनुपात है वो प्रतिरोध R और S के अनुपात के बराबर होता है। यही हमारा जो प्रिंसिपल है, ये मेन चीज है इसकी, है ना। कि मान लो अगर मैं इसको R1 बोलता हूं और इसको मैंने R2 नाम दे दिया, इसको मैंने R3 नाम दे दिया और इसको मैंने R4 नाम दे दिया, मान लिया ना, और कुछ नहीं किया सिर्फ। तो R1 अपॉन
R2 इज इक्वल्स टू R3 अपॉन R4 होगा। ठीक है, 4 प्रतिरोध है, 4 में से 3 की वैल्यू अपने को पता है, एक अपने को नहीं पता, एक अज्ञात है। मान लो R1 अपने को पता है, R3 अपने को पता है, R4 भी हम जानते हैं, और R2 का मान अगर अपने को निकालना हो तो इस समीकरण की सहायता से अपन आसानी से निकाल सकते हैं। ये व्हीटस्टोन जो सेतु है, ब्रिज है, इसका प्रिंसिपल है ना। अब हम आगे बढ़ेंगे, हमारा जो मेन जो टॉपिक है वो यही से स्टार्ट होगा। तुल्यांकी चालकता का प्रायोगिक निर्धारण, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस अपने को निकालनी है। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस अपन फाइंड आउट करेंगे, और किसकी सहायता से करेंगे अपन, ये अपन करेंगे व्हीटस्टोन सेतु की सहायता से। व्हीटस्टोन सेतु अपन यहाँ पे काम में लेंगे। ये थोड़ा सा अलग दिख रहा होगा, जो अपन ने अभी इसका जो पढ़ा था डायग्राम, इससे थोड़ा सा अलग दिख रहा है। ये इसका प्रैक्टिकल से रिलेटेड है ना। ये लैब में अपने को जब भी अपन व्हीटस्टोन ब्रिज अपन देखेंगे तो इस तरह से दिखेगा। फिजिक्स में, ये क्लास 12 में प्रैक्टिकल भी आता है, हमने तो बहुत किया था। क्या पता आपने किया या नहीं किया, ये आपके था या नहीं था, है ना। कोई बात नहीं, अभी समझ में आ जाएगा। हालांकि ये कंप्लीट नहीं है, हम इसको यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले तो अपने को 4 प्रतिरोध के बारे में पता होना चाहिए। यहाँ पे हमें 4 प्रतिरोध के बारे में पता होना चाहिए। पहला ये कि पहला जो प्रतिरोध है वो इस पॉइंट पे इनके बीच में अपन लगाएंगे। ठीक है, मान लो ये R1 है, ठीक है, और ये एक वायर जुड़ा हुआ है इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में, है ना। ये जो वायर है, यहाँ पॉइंट A है और यहाँ पॉइंट B है ना। इसको पॉइंट हमने B नाम दे दिया। A और B के बीच में एक 100 सेंटीमीटर का वायर जुड़ा हुआ है। ये जो वायर है इसकी लंबाई कितनी है, 100 सेंटीमीटर, यानी कि 1 मीटर लंबाई का ये कोई वायर है ना, तार जुड़ा हुआ है। ठीक है, और दूसरा जो प्रतिरोध है वो अपने को फाइंड आउट करना है, अपने को निकालना है। हमें किसका निकालना है, हमें किसी वायर का नहीं निकालना, हमें किसी सेल में जो विद्युत अपव्यय भरा हुआ है, तो ये जो सेल है, स्पेसिफिक सेल अपन ने यहाँ पे कोई लिया है, इसका प्रतिरोध अपने को निकालना है। माना कि ये जो सेल है इसमें कोई विद्युत अपव्यय भरा हुआ है ना, इसमें कोई विद्युत अपव्यय भरा हुआ है, और ये जो सेल है इसको अपन किससे कनेक्ट करेंगे। मान लो इसका ये पॉजिटिव टर्मिनल है और इसका नेगेटिव टर्मिनल है, तो इसके पॉजिटिव टर्मिनल को अपन इसके एक पॉइंट से इस प्रकार से कनेक्ट कर लेंगे, और इसका ये दूसरा पॉइंट है, इसको अपन इसके नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो C और D पॉइंट है, और ये E और ये F पॉइंट है ना। तो E और F पॉइंट पे हमें एक प्रतिरोध अपने को लगाना था, लेकिन हमने उसकी जगह क्या लगाया, एक सेल लगाया। तो सेल में भी तो जब विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो उसमें उसका कोई ना कोई प्रतिरोध होगा। तो हमें इस सेल का जो प्रतिरोध है वो अपने को ज्ञात करना है। इस सेल का प्रतिरोध हमें ज्ञात करना है। माना कि ये जो सेल है और इसमें जो विद्युत अपव्यय जो भरा हुआ है, उस विद्युत अपव्यय का जो प्रतिरोध है, माना कि वो R2 है, मान लिया हमने, यानी कि यहाँ पे हमने क्या फिट किया है, R2 फिट किया है। ठीक है, यहाँ पे R1 हो गया, यहाँ R1 हो गया, और ये R2 है। ठीक है, अब यहां से अपन एक वायर लेंगे और उस वायर से एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट होगा, उस वायर से एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट होगा, और उससे एक जॉकी कनेक्ट होती है। जॉकी है ना, नाम आपने सुना होगा, जब भी आपने प्रैक्टिकल किया होगा तो जॉकी आपने देखा भी होगा। ठीक है, तो ये कनेक्टिंग वायर है। इस वायर को अपन, ये जो 1 मीटर का जो तार है AB, है ना, यहाँ पे इसको कहीं भी अपन टच करेंगे तो ये पूरा जो सर्किट है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब इस सर्किट A और B, ये जो दो बिंदु है A तथा B, इसके बीच में अपन क्या करेंगे, वोल्टेज अप्लाई करेंगे। ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल हुआ, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल हुआ। मान लो कि हमने यहाँ पे V वोल्टेज अप्लाई किया है ना। ठीक है, ये इसका सेटअप तो कंप्लीट हो गया। अब ये वर्क कैसे करेगा वो देखते हैं अपन। ठीक है, देखो पिछला जो अपन ने व्हीटस्टोन ब्रिज देखा था, यहाँ पे अपन ने देखा था कि अगर गैल्वेनोमीटर में से होकर अगर जो धारा है आई
अगर वो शून्य है और गैल्वेनोमीटर में जो विक्षेप है इसका डिफ्लेक्शन है अगर वो 0 पे आता है, कोई डिफ्लेक्शन अगर गैल्वेनोमीटर में नहीं होता है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो प्रतिरोध है R1 अपॉन R2 इज इक्वल्स टू R3 अपॉन R4 होता है। ठीक सेम जो कॉन्सेप्ट है वो वहां अप्लाई होगा। हमारा जो व्हीटस्टोन ब्रिज है सेम कॉन्सेप्ट वहां अप्लाई होगा। ठीक है, तो हमारे पास प्रतिरोध है R1 और R2 तो हमारे पास है, लेकिन R3 और R4 कहां पे है वो अपन यहां से निकालेंगे। देखो ये जो जोकी है, इस जोकी को अपन क्या करेंगे, इस वायर पे हर जगह टच करके देखेंगे। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे टच किया इसको या यहाँ पे टच किया, कहीं पे भी मैं इसको टच कर रहा हूँ तो गैल्वेनोमीटर में कोई ना कोई डिफ्लेक्शन आ रहा है। गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आ रहा है, इसका मतलब गैल्वेनोमीटर में विक्षेप हो रहा है। इसका मतलब ये है कि यहां से कोई ना कोई धारा इसमें प्रवाहित हो रही है और हमें वो कंडीशन चाहिए, हमें वो स्थिति अपने को अचीव करनी है कि जिसमें गैल्वेनोमीटर में कोई भी धारा प्रवाहित नहीं हो, अर्थात गैल्वेनोमीटर में जो विक्षेप है वो शून्य आए, हमें वो कंडीशन चाहिए। तो अपन इस वायर पे हर बिंदु पे अपन ये जो जोकी है इसको टच करके देखेंगे और एक ना एक स्थिति ऐसी आएगी जिसपे गैल्वेनोमीटर में जो विक्षेप है वो शून्य आ जाएगा, है ना। तो ये वो स्थिति है जब हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज का जो प्रिंसिपल है वो यहाँ पे काम करेगा। ठीक है, माना कि ये कोई पॉइंट है x, इस x पॉइंट पे जोकी को टच करने पे गैल्वेनोमीटर में जो विक्षेप है वो शून्य हो जाता है। इस स्थिति में क्या होगा, इस स्थिति में ये जो वायर है ये दो प्रतिरोध के रूप में कार्य करेगा। मान लो a तथा जो x है, a और x है, ये जो इस लंबाई का जो वायर है a और x लंबाई का जो वायर है इसका जो प्रतिरोध है मान लो वो R3 हो गया, और b और x जो बचा हुआ जो लंबाई का तार है उसका प्रतिरोध माना कि कितना हो गया R4। तो इस कंडीशन में इसका जो प्रिंसिपल है वो क्या कहेगा हमें कि R1 अपॉन R2 इज इक्वल्स टू R3 अपॉन R4, है ना। इस कंडीशन में ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज का जो प्रिंसिपल है वो इस तरह से होगा। और यहाँ पे R2 क्या है, R2 है विद्युत अपघट्य का प्रतिरोध जो हमें फाइंड आउट करना है, जो हमें निकालना है। विद्युत अपघट्य का प्रतिरोध। ठीक है, इतना समझ में आया। ठीक है, अब चलते हैं आगे। हमारे पास आया R1 अपॉन R2 इज इक्वल्स टू R3 अपॉन R4। ठीक है, R1 क्या है कि R1 हमारे हाथ में है कि अपन R1 कितना ले सकते हैं प्रतिरोध, है ना, 10 ओम 20 ओम 30 ओम, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि R1 अपन इतना ले। R3 जो है वो है तार की लंबाई, कौन से तार की लंबाई, X, और R4 क्या है, जो BX जो तार है उसकी लंबाई, ठीक है, उसके बराबर हो जाएगा। और R2 क्या है, विद्युत अपघट्य का प्रतिरोध है जो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, इसको मैंने लंबाई क्यों बोला, इसको मैंने लंबाई इसलिए बोला क्योंकि जो प्रतिरोध है वो तार की लंबाई के समानुपाती होता है ना, इसलिए अपन यहाँ पे लंबाई लेके चल रहे हैं तार की। तो यहाँ पे अपन क्या लिख सकते हैं, R1 इज इक्वल्स टू R2, R3 की जगह में क्या लिखूंगा, तार AX की लंबाई। ठीक है, और R4 की जगह में क्या लिखूंगा, तार BX की लंबाई। ठीक है, इतना समझ में आया। यहां से मान लो जो तार है उसकी जो x की लंबाई है वो x अपन ले लेते हैं और इसकी लंबाई को अपन bx अपन लिख सकते हैं। ठीक है, और यहां से अपने को निकालना है R2, तो R2 अपन इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। R1 अपन R2 क्या आएगा, AX और BX। ठीक है, और यहां से R2 कैसे निकालेंगे, R2 इज इक्वल्स टू R1 इंटू BX अपॉन AX, है ना। इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे और BX को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से अपन R2 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी कि अपन क्या कहेंगे कि व्हीटस्टोन
सेतु की सहायता से अपन किसी विद्युत अपघट्य, किसी अज्ञात विद्युत अपघट्य का जो प्रतिरोध है वो अपन इसकी सहायता से इजीली ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अगर अपने पास जो विद्युत अपघट्य है अगर उसका प्रतिरोध अपने को मिल जाता है, अगर उसका प्रतिरोध R2 है तो हम उसकी जो कंडक्टेंस है, चालकत्व, क्या वो ज्ञात कर सकते हैं? ठीक है, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि हमें ये पता है कि चालकत्व जो होता है वो विद्युत प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है ना। विद्युत प्रतिरोध का व्युत्क्रम मतलब चालकत्व इसका क्या होगा, 1/R2। तो C इज इक्वल्स टू क्या आएगा, 1/R2। इतना समझ में आया? ठीक है, अब अपन आगे चलेंगे। आगे है विशिष्ट चालकता का निर्धारण अपन किस प्रकार से कर सकते हैं। कि विशिष्ट चालकता का निर्धारण अपन इजीली कर सकते हैं, क्योंकि विशिष्ट चालकता क्या है, हम जानते हैं कि कप्पा इज इक्वल्स टू कंडक्टेंस इंटू L अपॉन A। ये विशिष्ट चालकता है, हमें फाइंड आउट करना है कप्पा क्या होगा। ठीक है, तो ये कैसे करेंगे, देखो चालकत्व जो C है वो तो अपन ज्ञात कर सकते हैं व्हीटस्टोन सेतु की सहायता से। चालकत्व तो अपन निकाल सकते हैं, जैसे अभी अपन ने जस्ट निकाला ही है। हमें निकालना है अब L अपॉन A, है ना। अगर अपने को C पता चल जाए और अपने को L अपॉन A पता चल जाए तो अपन इजीली कप्पा ज्ञात कर सकते हैं, विशिष्ट चालकता हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब C तो अपन ज्ञात कर चुके हैं, अब निकालना क्या है हमें, L अपॉन A। L अपॉन क्या है, L अपॉन A को अपन कहते हैं सेल नियतांक। L अपॉन A को हम क्या कहते हैं, सेल नियतांक। अगर अपन सेल नियतांक को भी अगर अपन ज्ञात कर लेते हैं तो अपन क्या कर सकते हैं, कोई भी जो विद्युत अपघट्य है उसकी विशिष्ट चालकता का निर्धारण आसानी से किया जा सकता है। तो अपन कोई भी सेल है उसका सेल नियतांक अपन कैसे ज्ञात कर सकते हैं वो अपन आगे अपन देखेंगे। ठीक है, हमें ज्ञात करना है कोई भी सेल है उसका सेल नियतांक हमें ज्ञात करना है, यानी कि L अपॉन A। ठीक है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि सेल क्या होता है। सेल एक एक्चुअली एक पात्र होता है, केवल है ना, एक पात्र होता है, इसमें विद्युत अपघट्य भरा जाता है, इसमें 2 इलेक्ट्रोड लगाए जाते हैं, उसी को अपन सेल कहते हैं और इसको बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं तो ये काम करने लगता है। सिर्फ इतना सा है। विद्युत अपघट्य अपन अपनी मर्जी से कोई भी ले सकते हैं। मान लो मैंने NaCl ले लिया, मैंने KCl ले लिया, है ना, मैंने KBr ले लिया, मैंने AgNO3 ले लिया, मैंने कॉपर सल्फेट ले लिया, कोई भी विद्युत अपघट्य मैं ले सकता हूँ। मान लो मैंने FeCl3 ले लिया, कोई भी विद्युत अपघट्य अगर मैंने इसके अंदर भर दिया तो ये अलग अलग टाइप के सेल हो जाएंगे। ठीक है, अगर मान लो अगर मैं इसमें NaCl लेता हूँ या KCl लेता हूँ, KBr लेता हूँ, कोई सा भी ले लूँ, AgNO3 ले लूँ, है ना, तो मेरा पात्र तो यही है ना, मेरा जो पात्र है, कंटेनर है, वो तो यही है, इलेक्ट्रोड भी यही है। तो इस सेल के लिए ये जो सेल है इसमें विद्युत अपघट्य चाहे मैं कोई सा भी ले लूं, लेकिन ये जो सेल है उसके लिए L अपॉन A की जो वैल्यू है वो नियत रहती है। ठीक है, चाहे मान लो मैं NaCl लेके अगर करना चाहूं या फिर मैं KCl लेके करना चाहूं, इसके लिए भी L अपॉन A का मान वही रहेगा जो KCl के लिए रहेगा, क्योंकि ये क्या है, लंबाई है और ये क्षेत्रफल है ना। ये डिपेंड थोड़ी करता है कि विद्युत अपघट्य अपन क्या ले रहे हैं, ये तो इस पर डिपेंड करता है कि इनके बीच की लंबाई क्या है, इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी क्या है और क्षेत्रफल क्या है। ठीक है, तो अगर अपन सेल अगर सेम ले रहे हैं तो उस सेल के लिए L अपॉन A की जो वैल्यू आएगी, L अपॉन A की जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, नियत होगी, वो चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो मान लो कि अगर मेरे पास एक अज्ञात विद्युत अपघट्य है जिसका मुझे क्या करना है, विशिष्ट चालकता का निर्धारण करना है, और विशिष्ट चालकता का निर्धारण करने के लिए मुझे C और L अपॉन A की आवश्यकता है। तो मान लो मुझे उसका L अपॉन A निकालना है ना, उस सेल के लिए मुझे L अपॉन A निकालना है, तो मैं किस तरह से निकालूंगा, तो उसका तरीका ये है कि उस विशिष्ट सेल के जो सेल नियतांक है उसका निर्धारण करने के लिए हम क्या करते हैं, उस सेल में किसी ज्ञात विशिष्ट चालकता का विलयन लेते हैं, है ना। कोई भी ज्ञात, मेरे पास कई सॉल्यूशन है, उनमें से मैं क्या करूंगा, जिस विलयन की मुझे विशिष्ट चालकता का मान पता है, जिस विलयन की मुझे विशिष्ट चालकता ज्ञात है, उस विलयन को पहले इस सेल में भरूंगा। ठीक है, पहले इस सेल में मैं भरूंगा, फिर उसका जो चालकत्व है वो ज्ञात कर लेकर उसका चालकत्व ज्ञात करूंगा। ठीक है, थोड़ा सा और समझते हैं इसको।
ठीक है, ये मेरे पास सेल है और ये इस सेल का जो पॉजिटिव टर्मिनल इलेक्ट्रोड है और इसका नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, अगर मैं इसको बैटरी से कनेक्ट कर दूं, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, और इसको मैं बैटरी से अगर मैं कनेक्ट कर दूं तो ये सेल कंप्लीट हो जाता है। कंप्लीट अभी तक हुआ नहीं है क्योंकि मैंने इसमें कोई विद्युत नहीं भरा है, और ये लो इसमें विद्युत भी मैंने भर दिया, कोई सा भी ले सकता हूँ। ठीक है, मान लो मैंने इसमें क्या लिया है, मैंने इसमें लिया है N/50 का KCl विलियन मैंने लिया है, N/50 का सांद्रता का KCl का जो विलियन है वो मैंने इसके अंदर भरा है। अब ये N/50 KCl का जो विलियन है, इसका कोई ना कोई प्रतिरोध होगा, और प्रतिरोध मान लो इसका R है। अगर इसका प्रतिरोध R है तो मैं इजीली इसकी जो चालकत्व है वो मैं ज्ञात कर सकता हूँ, किसकी सहायता से, व्हीटस्टोन ब्रिज की सहायता से। ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज की सहायता से इसका क्या आ गया, चालकत्व C आ गया। मुझे इंटरेस्ट है इसके विशिष्ट चालकता है, माना कि इसकी जो विशिष्ट चालकता है वो है कप्पा, और कप्पा किसके बराबर होगी, C/L/A की। ठीक है, मैंने क्या लिया है, N/50 का KCl सॉल्यूशन लिया है, जिसका विभिन्न प्रायोगिक माध्यमों से पहले ही इसकी विशिष्ट चालकता को ज्ञात किया जा चुका है। इसकी जो विशिष्ट चालकता है वो मुझे पता है ना, वो कहीं से भी पता हो, ठीक है, वो मुझे पता है, वो क्या है, इसकी 0.002765 है ना, 0.002765 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ये इसकी विशिष्ट चालकता है और ये मुझे ज्ञात है। ठीक है, और इसकी जो चालकत्व, इसका जो कंडक्टेंस है वो मैंने ज्ञात कर लिया है व्हीटस्टोन ब्रिज की सहायता से। तो मैं इस सेल के लिए, इसके लिए है ना, इस सेल के लिए मैंने क्या किया, L/A मैंने आसानी से फाइंड आउट कर लिया। कैसे किया, देखो यहां से अगर मैं C को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो L/A क्या आएगा, L/A इज इक्वल्स टू कप्पा अपॉन C, है ना। कप्पा मुझे ज्ञात है, C मैंने ज्ञात कर लिया, तो L/A में क्या फाइंड आउट कर सकता हूं या नहीं कर सकता, आसानी से कर सकता हूं। ठीक है, तो कोई भी जो सेल होता है उसके लिए सेल नियतांक किस प्रकार से ज्ञात किया जा सकता है, तो अपन उसको क्या करेंगे, उस सेल में अपन ज्ञात सांद्रता का कोई विलयन लेंगे, है ना। ज्ञात सांद्रता यानी N/50 का मैंने विलयन ले लिया, और उसकी जो विशिष्ट चालकता है वो भी हमें ज्ञात होनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि KCl विलयन ही ले, लेकिन KCl विलयन इसके लिए काम में लिया जाता है, क्योंकि इसकी विशिष्ट चालकता अपन बहुत अच्छी तरह से अपन ज्ञात कर चुके हैं और हमें पता भी है, इसलिए अपन KCl का जो विलयन है वो अपन लेना प्रीफर यहाँ पे करते हैं। तो ज्ञात विशिष्ट चालकता का विलयन हमने लिया इसके अंदर, और उस ज्ञात विशिष्ट चालकता के विलयन की सहायता से अपन ने इस सेल का सेल नियतांक ज्ञात कर लिया। ठीक है, अब मेरे पास L/A आ गया। अब मैंने क्या किया, मैंने इस सेल को खाली कर दिया, है ना, विद्युत अपव्यय है, मैंने खाली कर दिया, और मुझे जिसके लिए निकालना था उसको, उस विलयन को इसके अंदर भर दिया। ठीक है, मान लो मैं ये विशिष्ट चालकता का जो निर्धारण है, विशिष्ट चालकता का जो निर्धारण है किसी अन्य विद्युत अपघट्य के लिए करना चाहता हूँ, कोई सा भी हो सकता है, मान लो AgNO3 है उसके लिए करना है, या फिर FeCl3 के लिए करना है, या फिर कॉपर सल्फेट के लिए करना है। ठीक है, तो अगर मुझे करना है तो मुझे वही बात है कि मुझे कप्पा निकालना है। कप्पा क्या है, C/L/A। C में क्या ज्ञात कर लूंगा, किससे, व्हीटस्टोन सेतु की सहायता से। L/A मैंने अभी आपको ज्ञात करना बता दिया कि L/A में क्या करूंगा, उसी सेल के अंदर N/50 का KCl का विलयन लूंगा, और N/50 KCl विलयन की सहायता से L/A निकाल लूंगा। ठीक है, और C मैंने व्हीटस्टोन की सहायता से निकाल लिया, तो इजीली मैं किसको निकाल सकता हूँ, विशिष्ट चालकता कप्पा को। मान लो मुझे कॉपर सल्फेट के लिए निकालना है कप्पा, तो फिर मैं वही करूंगा, है ना। चालकता मैंने चालकत्व मैंने निकाल लिया व्हीटस्टोन ब्रिज की सहायता से, L/A मैंने निकाल लिया। अभी जो तरीका मैंने बताया उसी से सेम होगा, जो L/A यहाँ होगा वही L/A यहाँ होगा, क्योंकि अपन जो सेल है हमारे पास वो एक ही काम में ले रहे हैं, एक ही पात्र काम में ले रहे हैं, तो उसके लिए अपने पास इस पात्र के लिए, मतलब इस सेल के लिए जो L/A आएगा वो नियत आएगा। ठीक है, चाहे मैं कोई सा भी विलयन इसके अंदर भरूं, L/A यानी सेल कांस्टेंट नियत आएगा। तो इसके लिए कॉपर सल्फेट के लिए भी मैं विशिष्ट चालकता का निर्धारण आसानी से कर सकता हूं। ठीक है, इतना होने के बाद अपन आगे चलेंगे।
सेल नियतांक हमने निकालना देख ही लिया। अब हम निकालेंगे तुल्यांकी चालकता। तुल्यांकी चालकता का निर्धारण करेंगे, है ना। अब मुझे लगता है आपके दिमाग में आ गया होगा कि तुल्यांकी चालकता का निर्धारण अपन किस प्रकार से करेंगे। तो तुल्यांकी चालकता का जो फॉर्मूला है अपने पास वो क्या है, लैम्डा इक्विवेलेंट किसके बराबर है, कप्पा इंटू 1000, और इसको डिवाइड करेंगे अपन इसकी सांद्रता यानी कि नॉर्मलता से। ठीक है, ये फॉर्मूला है हमारे पास तुल्यांकी चालकता का निर्धारण करने के लिए, ना। इसमें अपने को क्या चीज ज्ञात है और क्या नहीं है वो अपन देखेंगे। इसमें दो चीज है, एक तो ना, एक है कप्पा और एक है नॉर्मलिटी, है ना। जो कप्पा है विशिष्ट चालकता, कप्पा क्या है, विशिष्ट चालकता। तो विशिष्ट चालकता का निर्धारण अपन कैसे करेंगे, जस्ट अभी बताया है, कप्पा किसके बराबर होगा, C इंटू एल अपॉन ए। विशिष्ट चालकता का निर्धारण करना मैंने जस्ट अभी बताया है। उसी मेथड से अपन ये जो कोई सा भी अपन विलयन लेंगे, विद्युत अपवर्तन लेंगे, उसके लिए विशिष्ट चालकता का निर्धारण कर सकते हैं, है ना। C का निर्धारण व्हीटस्टोन ब्रिज से और सेल नियतांक का अपन निर्धारण कर ही सकते हैं, है ना। और ये क्या है, नॉर्मलता। नॉर्मलता क्योंकि विलयन अपन ने लिया है, विद्युत अपघट्य अपन ने लिया है, तो हमें ये ज्ञात होगा कि अपन ने जो विद्युत अपघट्य लिया है उसकी नॉर्मलता क्या है। और अगर हमें एन मालूम है तो कप्पा और एन को अपन यहाँ फॉर्मूले में पुट करेंगे और तुल्यांकी चालकता को आसानी से निकाल सकते हैं। आज के लेक्चर में इतना ही।